अब बच्चों आगे आपको जो है बताया जा रहा है भौतिक विज्ञान में एक क्रम से ही जो है कि आपको मैटर दिया जा रहा है जिससे आप जो है क्रमबद्ध ध्यान देंगे तो आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो आइए मैं आपको बताऊं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो उस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण का मान कितना होता है, इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इसको सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको बताया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव जो है एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो विपरीत आवेश परिमाण में समान होते हैं किंतु उनकी दिशा उनकी प्रकृति क्या होती है, भिन्न होती है। एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा बच्चों तो आपको यह भी बताया गया कि उस पर एक वैद्युत बल लगेगा। तो जब वैद्युत बल लगेगा उस पे तो वैद्युत बल देखें तो एक आवेश रहता तो चलो ठीक है कि हम वैद्युत बल की जो है गणना कर सकते हैं इस फार्मूले से। वैद्युत क्षेत्र का मान E हो तो E बराबर F बटा में क्या होता है, Q होता है। तो F बराबर क्या होगा, Q इंटू E हो जाएगा। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव में देखिए दो आवेश होते हैं, एक माइनस Q आवेश, एक क्या है प्लस Q आवेश। आपको मैं बार बार बताऊं कि ध्यान दीजिएगा कि प्लस आवेश के कारण हमेशा जो वैद्युत बल लगता है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, जबकि माइनस आवेश के कारण वैद्युत बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो है लगता है। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और यह जो समांतर वैद्युत बल रेखाएं खींची गई है यह एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पे हमने वैद्युत द्विध्रुव दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो हमने क्या माना है 2l, और वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है AB यह वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखी गई है। तो इस प्लस आवेश पर जो बल लगेगा यह इसकी दिशा आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, जबकि माइनस आवेश पर जो बल लग रहा है वह विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। यह दोनों बल परिमाण में समान है किंतु इनकी दिशाएं विपरीत हैं और यह बल एक दूसरे के समांतर भी हैं। अर्थात यह दोनों बल परिमाण में समान होने के कारण, समांतर होने के कारण और एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण यह एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव में कोई स्थानांतरी गति संभव नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव में स्थानांतरी गति संभव नहीं है, लेकिन यह बलयुग्म जो है यह बल आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट में ये राइट में। तो हम अगर देखें यह जो है वैद्युत द्विध्रुव को यह बलयुग्म घुमाने का जो है क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। और कैसे घुमा कर लाने का प्रयत्न करेगा कि इसकी अक्ष AB जो है वह वैद्युत क्षेत्र के जो है संपाती हो जाए, या कहने का मतलब यह कहते हैं कि समांतर हो जाए। तब तो इस पे लगने वाला बलयुग्म जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब दो परिमाण में समान परंतु विपरीत बल एक दूसरे के साथ जो है कार्यरत हो और उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न हो तो वे एक बलयुग्म बनाते हैं। और यह बलयुग्म जो है ना लगने के कारण जो है द्विध्रुव पर जो है वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बलयुग्म आघूर्ण जो है कार्य करता है, जिसका मान हम आपको बताएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि हमने देखी थोड़ी सी भूमिका लिखी है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB की अक्ष वैद्युत क्षेत्र E के साथ जो है थीटा कोण क्या है बना रही है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस Q पर लगने वाला जो बल है बच्चों वह F बराबर QE तथा प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QE दोनों क्रमशः वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्यरत हैं। तो यह बल परिमाण में समान है, हमने आपको बताया भी, किंतु दिशा में विपरीत है। अतः यह दोनों बलयुग्म बनाते हैं जो कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पर
एक बलयुग्म प्रत्यानयन बलयुग्म कार्य करता है। तो इस पे लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण अगर हम पता करें तो बलयुग्म का आघूर्ण यहाँ किसे दिखाया जा रहा है, टाउ से। इसे टाउ भी पढ़ लेते हैं या कहीं कहीं आपको टो भी पढ़ने के लिए जो है लिखा होगा किताबों में, तो लोग जो है प्रोनाउंसिएशन इसका टाउ या क्या है टो से पढ़ा जा सकता है। टाउ बराबर एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बलों के एक बल का परिमाण क्या है, एफ है, और दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की जो है लंबवत दूरी क्या है, एसी है। तो एसी बराबर निकालेंगे तो एसी आपका क्या हुआ, लंब। तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। इसलिए लंब बराबर कर्ण गुणे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, 2l, और यह की जगह क्या ले सकते हैं, q इंटू ई, जहां q किसी एक आवेश का परिमाण और e जो है वैद्युत क्षेत्र है, गुणे 2l साइन थीटा। आप जानते हैं 2ql जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के जो है कि बराबर होता है। तो टाउ बराबर क्या लिख सकते हैं, इसे p साइन थीटा। यदि सदिश रूप में इसको हम लिखना चाहें तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। और यदि हमारा यह जो वैद्युत द्विध्रुव है वह लंबवत हो, थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल सबसे अधिकतम होगा, टाउ मैक्सिमम बराबर क्या होगा, p इंटू ई। यदि e बराबर हम 1 न्यूटन प्रति कूलम ले लें तो p बराबर टाउ मैक्सिमम, अर्थात यहां से हम परिभाषित कर सकते हैं किसको, कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है और जो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के पदों में इसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो कि एकांक एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत वैद्युत द्विध्रुव पर क्या है, लगता है। तो यह टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिमाग में रखिएगा। इसमें जो है आंकिक प्रश्न भी आपको मिलेंगे और बोर्ड के दृष्टिकोण से भी जो है यह प्रश्न काफी जो है अच्छा है। फिर मैं आपको बताता हूं बच्चों आगे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पे ध्यान दीजिएगा आप। और जब ध्यान उन पर केंद्रित करेंगे तो केंद्रित करने के बाद जो है आपको जो इन चीजों की आवश्यकता जो है आगे चल के लगेगी, तो बच्चे पहचान ही नहीं पाते कौन सी चीज क्या क्या है। तो मैं थोड़ा सा इरेज करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि कहने का मतलब है कि 2-3 छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिनको दिमाग में आप रख सकते हैं, लिख सकते हैं और इसे जो है अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, थर्ड है आयतन आवेश घनत्व। तो आपके दिमाग में जब आवेश घनत्व वाला पॉइंट जब उठेगा तो आप सोच लीजिएगा, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तुरंत आ जाता है दिमाग में कि 3 प्रकार के होते हैं। उसी तरह से जब आवेश घनत्व की बात आएगी तो वहां पे आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को शो कैसे किया जाता है, लैम्डा से, ग्रीक सिंबल लैम्डा बराबर जो है Q अपान क्या होता है, यह कूलम प्रति मीटर इसका मात्रक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को जो है बच्चों सिग्मा से शो किया जाता है। सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। आयतन आवेश घनत्व को रो से व्यक्त किया जाता है, रो बराबर Q अपान V, इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर क्यूब। अर्थात मैं आपको परिभाषित करता हूं कि रेखीय आवेश घनत्व को किसे कहते हैं,
एकांक लंबाई पर स्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को जो है हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान A, जहां Q आवेश की मात्रा है और A जो है पृष्ठ क्षेत्रफल है। आयतन आवेश घनत्व को बच्चों अभी हमने बताया, रो से दिखाते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को जो है कि आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q अपान V, जहां Q जो है आवेश की मात्रा है और V जो है आयतन है। अब आगे मैं आपको बताता हूं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आगे के समझने के लिए अति आवश्यक है। समझिए, और समझे रहेंगे तो आपको ये चीजें जो है तुरंत समझ में आएंगी। जैसे एक चीज है कि क्षेत्रफल सदिश, देखिए जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, क्षेत्रफल सदिश राशि भी होती है और अदिश राशि भी होती है, लेकिन जो समतलीय क्षेत्रफल होते हैं वह सदिश होते हैं। जो समतलीय क्षेत्रफल होते हैं वह सदिश होते हैं, उनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। यह हमेशा दिमाग में रखिएगा आप कि समतलीय क्षेत्रफल जो है वो हमेशा एक सदिश राशि होती है, इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इनकी दिशा हमेशा जो है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। पृष्ठ के लंबवत हमेशा बाहर की तरफ होती है। इसको जो है कि हम सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश वेक्टर A बराबर n कैप इंटू A, जहां वेक्टर A क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है। n कैप वेक्टर A की दिशा में जो है एकांक सदिश है, जबकि वेक्टर A क्षेत्रफल A का परिमाण है। तो ये क्षेत्रफल सदिश की चर्चा अगले पॉइंट में चलेगी। तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि जैसे आप पिछले क्लासों में पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन क्षेत्रफल के कई प्रकार है। अगर समतलीय क्षेत्रफल है तो हमेशा वह सदिश राशि होगी, उसको सदिश रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैं आपको क्षेत्रफल सदिश के बाद आपको जो है बताता हूं कि